जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्न। तो उसका अनुमानित आंसर हम जानेंगे। एक दो क्वेश्चन के आंसर इधर उधर हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की है? तो सी मुरे, पियरे बोर्दियू, इवान इलिच या जॉन मैक्लियोड। तो डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। इवान इलिच, इन्होंने स्कूल को जो है शोषणकारी संस्था के रूप में देखा है। इन्होंने ज़्यादा फोकस अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया है। तो स्कूल जो है वो औपचारिक शिक्षा देता है, लेकिन इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा पर जो है बल दिया है। तो पहला आंसर जो होगा इवान इलिच। दूसरा प्रश्न है कि जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 150.2 मिलियन, 125.2 मिलियन, 95.2 मिलियन और 104.5 मिलियन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी, 104.5 मिलियन। उस समय भारत की टोटल पॉपुलेशन लगभग 121 जो है बिलियन थी, मतलब 1 अरब 21 करोड़। तो यहाँ इनकी जो पॉपुलेशन जनजातियों की थी भारत में 8.6 करोड़ परसेंटेज जो था टोटल पॉपुलेशन का जो है जनजातियों का था। तो वो लगभग 104.5 मिलियन होगा, 10 करोड़ 45 लाख के आसपास। तो अगला है, अपने परिवर्तन के सिद्धांत में कृत्रिम सरोखी ने समाज के किस अवस्था की चर्चा नहीं की है? तो पर्टिकुलरली जो समाज की अवस्थाओं की बात की है तो इन्होंने 3 बताए हैं। एक इंद्रिय, कल्पनात्मक या इंद्रिय परक, या कल्पनात्मक या विचारात्मक कह सकते हैं, आदर्शवादी। तो इनके सिद्धांत को या तो सीमा सिद्धांत कहते हैं, पेंडुलम की थियरी कहते हैं। तो इनका सिद्धांत बेसिकली होता है घंटे नुमा, जिसमें एक तरफ इंद्रिय हो जाएगा, एक तरफ भौतिकवादी और बीच में आदर्शवादी या सिद्धांत होता है। तो इसको पेंडुलम का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत या सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत इस तरह से भी जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा इन्होंने नहीं बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन ए दिल्ली विलेज। 1958 के लेखक कौन है? तो जो अपनी अध्ययन किया है वो ऑस्कर लेविस ने किया है। अपने जो है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है इनका, गरीबी की संस्कृति, उसके संदर्भ में इन्होंने की है। तो ऑस्कर लेविस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया है? तो रथ फुटजल, बेंडिक्ट, राल्फ लिंटन, आकबर निमकाब या जॉर्ज सिमेल। तो यहाँ जॉर्ज सिमेल है। तो इन्होंने 2 तरह की संस्कृति की बात कही है। एक अमीरों की संस्कृति के लिए बात कही, एक गरीब या आम जन की संस्कृति बात की है जॉर्ज सिमेल ने। उसको इन्होंने वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति नाम दिया। अगला है, एक सर्वेक्षण का विश्लेषण अनुसंधान इकाइयों को घर, जाति, शहर या यहाँ तक कि समाजों के रूप में लिया जाता है। तो विश्लेषण की इन इकाइयों को कहा जाता है। तो जब हम लेते हैं कि कोई इकाई लेते हैं तो उसको हम नमूना कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल या नमूना कहते हैं। हाँ। अगला है, द फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी। तो द फील्ड ऑफ मेथड इन सोशियोलॉजी 2012 पुस्तक जो है, एक इसकी है वुल्फ एंड वुल्फ की, कार्ल पियर्सन की, लुंडबर्ग एंड हर्ट की, या एल बर्नार्ड एवं अन्य। तो ये पुस्तक जो है बर्नार्ड एवं अन्य की पुस्तक है, द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी 2012। अगला है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता के प्रमाण और परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। तो एक कथन किसका है कि वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता के प्रमाण और परीक्षण करने की इच्छा है? तो डब्ल्यू ग्रीन का कथन है।
अगला है तो यहाँ मैच कराना है तो डब्लू रोस्टो। तो डब्लू रोस्टो जो है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं। किसकी? ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं। तो इनका जो है ए का ए हो जाएगा। योगेंद्र सिंह की जो पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973, ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। पीटर बर्जर एंड लकमैन दोनों मिलकर लिखते हैं द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966। उलेरिच बेक ने आधुनिक समाज को रिस्क सोसाइटी या वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी के नाम से बताया है। तो रोस्टो है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960। योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973। पीटर बर्जर दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 और उलेरिच बेक है वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में, 1969 में, 1962 में या 1972 में? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो पारित किया गया वह 1976 में किया गया। अगला है कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय साइकिलिक थियरी की बात करते हैं? तो साइकिल थियरी तो टालगट पार्सन नहीं है, मैक्स वेबर नहीं है, मार्गन नहीं है, सोरोकिन। तो सोरोकिन, पैरेटो हो गए, टाइनबी हो गए, ये सब क्या है? चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। मैक्स वेबर, मार्गन, पार्सन्स ये सब उद्विकासी या रेखीय सिद्धांत के जो है जुड़े हुए हैं। अगला है निम्न में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात कही है? तो एम कोनेर, एल कोजर, ई कार्बनिक्स या आर कोनेल? तो आधिपत्य, पुरुषत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात करते हैं डब्ल्यू आर कोनेल। अगला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली। मतलब कब लॉन्च हुआ गया? तो जब लॉन्च हुआ तो यह 2018 में लॉन्च हुआ था। कौन? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C। और साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये भी याद रखेंगे। अगला है ये तो लगता है हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जहां यह क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो किसने आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में विश्लेषित किया है? रिटजर, जैमसन, हैबरमास, लियोटार्ड। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा जुर्गेन हैबरमास ने कहा कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है या अधूरा प्रोजेक्ट है। अगली प्रश्न है 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट से जाना जाता है? तो मेनसेंटो, ब्रुटलैंड, क्लब ऑफ रोम, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आवर कॉमन फ्यूचर जो बात कही गई थी वह ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख रूप से विभेदक पैमाना या डिफरेंशियल स्केल मेजरमेंट के से जो है जुड़े हुए हैं? जुड़े तो कई लोग हैं, लिकर्ट भी हैं, गटमैन हैं, थर्स्टन है। तो बेसिकली इसको जो राइट आंसर होगा वह एल थर्स्टमैन का होगा। किसका? एल थर्स्टमैन। विभेदक पैमाने की पहली रूप से बात की है। अगला है नील जे स्मिथसन ने सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जा सकता है? तो प्रतीकात्मक अस्वीकृति, संसाधन अभाव, संरचनात्मक तनाव या प्रतीकात्मक राजनीति। तो नील जे स्मिथसन बात करते हैं स्ट्रेन थियरी की बात करते हैं इन्होंने। तो इन्होंने संरचनात्मक तनाव की बात कही है या उससे जुड़े हुए हैं। अगला है ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन 1965 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मर्टन, ब्लाउ, मैक्स वेबर या विक्टर एम थॉमसन। तो ब्यूरोक्रेसी
एंड इनोवेशन 1965 जो पुस्तक है वह विक्टर ए थॉमसन की पुस्तक है। अगला है कौन से समाजशास्त्री सत्ता और प्राधिकार अथॉरिटी को वर्ग का निर्धारक तत्व मानते हैं या निर्धारक माना है? तो कॉलिंस, डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स या अल्कोजर। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डेरेनडार्फ, जिन्होंने सत्ता या प्राधिकार के आधार पर वर्गों की बात कही है। तो कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम वर्ग संघर्ष की बात की या वर्गों के निर्धारण के लिए इन्होंने आर्थिक संरचना को महत्वपूर्ण कारक माना है। उत्पादन के साधन के कंट्रोल की बात कार्ल मार्क्स ने कही है। वहीं कोजर कहते हैं कि जो संघर्ष है वह प्रकार्यात्मक है। संघर्ष समाज के सेफ्टी वाल्व के तरह होता है, क्योंकि संघर्ष होने के बाद समाज में जो नियम है उनकी कमियों का पता चलता है, जिसमें हम सुधार करके संघर्ष को, समाज को और बढ़िया बना सकते हैं। वहीं कॉलिंस हैं, इन सबसे हट के सबकी आलोचना करते हुए कॉलिंस ने जो अपना सिद्धांत संघर्ष का दिया वह सूक्ष्म स्तर अर्थात निजाति शास्त्र और घटना शास्त्र के साथ जोड़कर देखा है। तो इस सूक्ष्म स्तरीय आधार पर संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा करते हैं निम्न स्तर से, तो कॉलिंस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर डेरेनडार्फ। अगला है तो किसने लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 पुस्तक लिखी है? कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल पॉपर, कार्ल पियर्सन, कार्ल पोलानी। तो द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी जो पुस्तक है वह कार्ल पॉपर की है। अगला है निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ देवी आदिवासी असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया। तो पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात में जो है इन्होंने अपना अध्ययन किया था। डेविड हार्डीमैन थे जिन्होंने आदिवासी समाज का अध्ययन करके देवी आंदोलन की बात कही है। देवी आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन है जिसमें हार्डीमैन ने देवी आंदोलन कहा। इस आंदोलन में होता क्या था, बेसिकली किसी महिला के ऊपर जो है देवी आती थी और जो है वहाँ के आदिवासियों को एक उपदेश दिया करती थी कि आप शराब, मांस, मदिरा या बुराइयों से दूर रहें, जिससे आपका सुधार या कल्याण होगा। उसको देवी आंदोलन के नाम से डेविड हार्डीमैन ने जो है व्याख्यात किया है। अगला है स्तरीकरण व्यवस्था। स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर द्वारा यांकी सिटी का अध्ययन किया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या दिया है? आलोचनात्मक, प्रतिष्ठामूलक, द्वंद्ववादी या खंडित। तो लॉयड वार्नर प्रतिष्ठा सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने प्रतिष्ठामूलक थियरी जो है दी है। अगला है संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम तो जो संरचनात्मक प्रतिपादक सिद्धांत के जाने जाते हैं वो फर्नांडी दी सॉसरे जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने भाषा के साथ इन्होंने संरचना को जोड़ के देखा है। तो सर्वप्रथम बात होगी तो फर्नांडी दी सॉसरे होंगे। अगर समाजशास्त्र में संरचनात्मक सिद्धांत की बात की जाएगी तो लेवी स्ट्रास ने सबसे पहले समाजशास्त्र में इसको दिया था, क्या इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहाँ ए और बी दोनों हो सकता है, पेपर बनाने वाले के ऊपर होगा कि कौन से आंसर को सही मानेंगे। अगर सर्वप्रथम की बात होगी तो सॉसरे होंगे, अगर समाजशास्त्र में बात होगी तो लेवी स्ट्रास होंगे। तो इसको डाउटफुल में रखते हैं, फिर भी हम सॉसरे को मान के चलते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही इसकी चर्चा की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गांव या अध्ययन एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया है? तो एस.सी. दुबे के द्वारा समीरपेट, श्रीपुरम, रामपुर या शिवपुर। तो समीरपेट की जो है अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया है। श्रीपुरम की बात करते हैं आंद्रे बेते, रामपुर की बात करते हैं ऑस्कर लेविस और रामपुरा की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ राइट आंसर है समीरपेट, एस.सी. दुबे। अगला है आधुनिकता के परिभाषित करने के लिए एंथनी गिडिंग्स ने मूल संस्था की बात नहीं की है। तो इन्होंने 4 संस्थाएं बताई हैं, उनमें उद्योगवाद की बात की है, पूंजीवाद की बात की है, सैनिक शक्ति की बात की है, समाजवाद की बात ये नहीं करते हैं। इसके जगह इन्होंने राष्ट्र राज्य की बात कही है। तो चौथा इन्होंने क्या बताया? राष्ट्र राज्य। तो समाजवाद की बात जो है एंथनी गिडिंग्स नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार
सकेंद्रिक क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति रहते हैं। सेंट्रिक जोन थियरी, तो सेंट्रिक जोन थियरी से देखिए योगेश सटल हैं, पार्क हैं, बर्गेस हैं, बेरियम पीरिस हैं। तो देखिए सेकेंड्रिक जोन थियरी, दो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पार्क और बर्गेस। तो अगर प्रायोरिटी दिया जाएगा तो सबसे पहले पार्क ने दिया है, सेंट्रल जोन थियरी या बर्गेस, तो इन दोनों का साथ में नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, पार्क और बर्गेस दोनों हो सकते हैं, तो इसको भी डाउट में रखते हैं कि आयोग कौन सा आंसर इसका सही मानता है। अगला है जीएच मीट के अनुसार कृत्यों के चरण क्या होंगे? एक्ट, तो जीएच मीट के अनुसार एक्ट के चरण क्या होंगे? तो जीएच मीट सबसे पहले आवेग की बात करेंगे, क्या आवेग, थर्ड। तो आवेग के बाद इन्होंने बताए हैं हेर फेर, आयोग होगा, फिर अनुभूति करेंगे, अनुभूति के बाद उसमें हेर फेर कर सकते हैं, और लास्ट में खपत होगा। मतलब इम्पल्स पहले प्रभावित होंगे, प्रिसेप्शन करेंगे या मैनिपुलेट होंगे। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसको भी फाइनल आंसर की के थ्रू ही देखा जाएगा, तो इसको भी डाउट में रखते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होना चाहिए, कि सबसे पहले इम्पल्स, उसके बाद प्रिसेप्शन, उसके बाद मैनिपुलेशन, और लास्ट में कंसेप्शंस या कम्युनिकेशन। तो पहले आएगा आवेग, अनुभूति, हेर फेर करना, खपत। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान द्वारा कक्षा में व्यवहार की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो रिकॉर्डिंग करना मतलब पहले से ही नियम या उद्देश्य बना के चलना है, तो पहले से ही, तो इसको स्ट्रक्चर्ड या संरचित अवलोकन में करेंगे। तो क्या कक्षा में व्यवहार की रिकॉर्डिंग मतलब पहले से प्लान या योजना बना के हम रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले से स्ट्रक्चर सोच रखें कि हमें रिकॉर्डिंग करना है, तो वो संरचित अवलोकन में होगा। अगला प्रश्न है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक निम्नलिखित चरणों का क्रमबद्ध क्या होगा? तो जीन पियाजे हैं, सबसे पहले संवेदी मोटर की बात करते हैं, उसके बाद इन्होंने पूर्व संचालन चरण की बात कही है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कंक्रीट आएगा, और लास्ट में फॉर्मल। तो 1, 2, 3 और 4, मतलब तीसरा, पहला, दूसरा, लास्ट में 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। ये इन्होंने चरण बताए, कौन? जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास के। अगला है संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशी नहीं है, तो कथन तो सही है। नंबूदरी का संयुक्त परिवार इलम है, और नायरों का संयुक्त परिवार समरूप है। तो नंबूदरी का संयुक्त परिवार इल्लम है, और नायरों के जो संयुक्त परिवार हैं उनको हम संबंधम के नाम से जानते हैं। तो संबंधम, या देखा जाए तो इसका अंग्रेजी क्या है? सेम, तो सेम नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। अगला है किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में वर्ल्ड सिस्टम, विश्व व्यवस्था अवधारणा को उपयोग कर औपचारिक विश्लेषण की इकाई के रूप में दिया है? वर्ल्ड सिस्टम थियरी आप बार बार देखते होंगे, क्विज में आता है। तो फर्नांड ब्रंडेल, कार्ल मार्क्स, टालगट पार्सन, इमैनुअल वालरस्टीन। तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी की बात करते हैं वालरस्टीन। कौन बात करते हैं? वालरस्टीन। अगला है निम्नलिखित में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर उनके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देते हैं? मेंटल लाइफ। तो किस प्रकार शहर उनके मानसिक जीवन को आकार देते हैं? किसका है? तो जॉर्ज सीमेल, टॉनिस, रॉबर्ट पार्क, डेविड हार्वे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो है जॉर्ज सीमेल है, जिन्होंने मेट्रोपोलिटन सिटी और मेंटल लाइफ नामक पुस्तक एक लिखी है। तो मेंटल लाइफ की बात करते हैं जॉर्ज सीमेल। अगला है किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार को अति वास्तविकता के साथ जोड़ा है?
अति वास्तविकता, हाइपर रियलिटी। रियलिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर, हाइपर रियलिटी की बात कौन करते हैं? तो जीन बॉड्रीलार्ड। कौन करते हैं? जीन बॉड्रीलार्ड। तो यहाँ राइट आंसर है जे बॉड्रीलार्ड। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मेगा सिटीज़ जहाँ वे स्थित होती हैं उनके लिए चुंबक की तरह कार्य करती हैं? तो मेगा सिटीज़, वर्ल्ड सिटीज़ या वैश्विक शहर या वैश्विक नगर, वैश्विक सिटी, वर्ल्ड सिटी। तो माइक सेबेस, मैनुअल कैसेल, सस्किया सेन, डेविड हार्वे। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं सस्किया सेन, कि बड़े शहरों के जो मेगा सिटीज़ हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे दिल्ली हो गया अमेरिका का, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, अमेरिका की क्या है वाशिंगटन शहर हो गया, ब्रिटेन का हो गया शहर। तो जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बीजिंग हैं, जैसे जहाँ लगभग करके कहा जाता है या तो इकोनॉमिकल सिटी मानी जाती हैं या तो राजनयिक सिटी मानी जाती है, सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस सस्किया सेन बात करते हैं मेगा सिटीज़ या वर्ल्ड सिटीज़ की बात। अगला है, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर लौट आता है या वापस आना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने इस पर प्रकाश डाला है? तो विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पे वापस आना पड़ता है। तो ये है गुडेम हार्ट। अगला है कू क्लस क्लैन। तो कू क्लस क्लैन एक उदाहरण है। तो क्लू क्लस क्लैन किसका उदाहरण है? तो ये जो क्लू क्लस क्लैन उदाहरण है, हमें जहाँ तक उम्मीद है इसका जो राइट आंसर होगा भूमिका पुंज नहीं होगा, सामाजिकरण नहीं होगा, अफ्रीका की जनजाति नहीं होगा। क्लू क्लस क्लैन जो है वो प्रतिरोधिक आंदोलन से जुड़ा हुआ शब्द है, क्लू क्लस क्लैन। अगला है, नीचे दिए गए कथन है, पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई। सही है। तर्क दिया है क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल, अधिक दोहन, कीटनाशक व रासायनिक खादों का अति उपयोग फलस्वरूप यह हुआ है। तो समस्याएं किस लिए उत्पन्न हुई? क्योंकि वहाँ पे कीटनाशक रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग हुआ, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हुई, पानी स्तर वहाँ नीचे चला गया। तो ये तमाम तरह की इकोलॉजिकल समस्या वहाँ उपस्थित हुई। तो यह कारण भी सही है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या जो है सही कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निदर्शन प्रविधि नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा स्नोबॉल निदर्शन होगा, वो दैव निदर्शन विधि नहीं है या यादृच्छिक विधि नहीं है। जबकि फिश और एट्स तालिका का उपयोग, लॉटरी विधि, टिपट प्रणाली विधि, ये तीनों क्या है? निदर्शन विधि है। अगला है, किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है? अनिवार्य रूपी समन्वित संघ कहा है। तो अनिवार्य रूपी समन्वित संघ जो शब्द या टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है, इंटरप्रिटेबली कोऑर्डिनेशन शब्द, वो आर डेहरनडार्फ से संबंधित है। अगला है, मैच द कॉलम है, लेखक है, पुस्तक है। तो C.W. मिल्स। तो C.W. मिल्स की जो पुस्तक होगी तो वाइट कॉलर पुस्तक, द वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लास जो है C.W. मिल्स की पुस्तक है। द सोशियोलॉजी ट्रेडिशन की बात करते हैं जो है रॉबर्ट निस्बेट डेहरनडार्फ। तो R.K. मर्टन की है सोशियोलॉजिकल एम्बिवैलेंस। और आर डेहरनडार्फ की बात करते हैं ऐसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी। लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्राफर की अवधारणा किसने प्रयोग की है? तो ये लगभग नई टॉपिक या नया क्वेश्चन दिख रहा है। तो ह्यूमन बायोग्राफर या बायोग्राफ की जो अवधारणा है ह्यूमन बायोग्रामर, ये पढ़ते हैं टाइगर और रॉबिन फॉक्स। कौन करते हैं? टाइगर और रॉबिन फॉक्स ने किया है। अगला है,
एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी वैधता की परीक्षा अभी बाकी है, वैलिडिटी की परीक्षा नहीं की गई है, उसे कहते हैं निदर्शन, उपकल्पना, कल्पना या अंतर्ज्ञान। तो प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी वैधता की परीक्षा बाकी है उसे हम उपकल्पना के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फाल्सिबिलिटी या फासिफाइबिलिटी की शब्द का जो है प्रयोग किया है? विलियम गुडे, रिटजर, कार्ल पॉपर, थॉमस मुनरो। तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। अगला है, कार्ल मार्क्स का विचार है कि इतिहास के भौतिकवादी धारणा निहित थी। तो सही है कि जो इतिहास है सब भौतिकवादी हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं कि उत्पादन के साधनों को इन्होंने महत्व दिया है। कथन 2 है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। तो कार्ल मार्क्स विचारों को नहीं महत्व देते हैं, विचारों को महत्व देते हैं हीगल। तो यहाँ दूसरा कथन है वह गलत है। इन्होंने कहा उत्पादन के साधनों में या भौतिक साधनों में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन होता है, कार्ल मार्क्स। तो पहला कथन सही है, दूसरा क्या है यहाँ पे गलत है। फर्स्ट सत्य और सेकंड गलत है। अगला है, लुईस ड्यूमोंट ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए किस उपागम द्वारा प्रतिपादित किया गया है? राजनीतिक इतिहास, भोगवादी आर्थिक, प्रकार्यात्मक संदर्भ या संज्ञानात्मक ऐतिहासिक। तो इन्होंने संज्ञानात्मक ऐतिहासिक जो है संदर्भ का जो है प्रयोग किया है उपागम, लुईस ड्यूमोंट। कॉग्निटिव एंड हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अप्रोच की। अगला है, सामाजिक अनुसंधान जो है, सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांतों के परीक्षण और उनके चुनौतियों के संबंध या अध्ययन से सही है। तो सही है। नवीन प्रमाणों के प्रकाश में और उनमें संशोधन, क्योंकि जो सामाजिक अनुसंधान नवीनता को भी लाता है प्रकाश में और उनमें संशोधन भी करता है जो पहले से है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो इसका सी हो जाएगा कि सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांत का परीक्षण या उनको चुनौती के संबंध में अध्ययन से संबंधित है। चुनौती मतलब उनके कमियों को उजागर करती है, क्योंकि नवीन प्रमाणों को प्रकाश में लाती है और उनमें संशोधन करती है। अगला है, कौन सा नगरीय समाजशास्त्री या शिकागो स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं या अंतर्गत नहीं आते हैं? तो नगरीय समाजशास्त्री या शिकागो स्कूल से नहीं आते हैं। तो पार्क है, बर्गेस हैं, लुईस वर्थ है, लेकिन डैरेन सेमी या डैरेन मैसी जो है ये जो है शिकागो स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह हमारा बी हो जाएगा। अगला है, पियरे बोर्दियू ने किस पहलुओं को समाजशास्त्री विश्लेषण के द्वारा हैबिट्स की अवधारणा को विकसित किया है? तो हैबिट्स की अवधारणा जहाँ तक इन्होंने एशियाई समाज का भी अध्ययन किया है और जनजाति समाज पर तो इनका विशेष जोर था। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है थोड़ी डाउटफुल है, तो इसमें हम राइट आंसर अभी मान के चल रहे हैं कबीलाई समाज के उपहार विनिमय के द्वारा जो है राइट आंसर मान रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका सी भी आंसर हो सकता है। अब देखिए क्या फाइनल आंसर की में जो है इसकी आंसर आयोग देता है। अगला है, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स। ये भी पुस्तक जो है बार बार पूछी गई है। 1963 किसकी है? रेमंड फर्थ, विलियम गुडे, पैट्रिसिया मॉर्गन, जीपी मर्डॉक। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह विलियम जे गुडे हो जाएगा। अगला है, किसने माना कि ऐसी स्थितियाँ जिन्हें वास्तविक रूप से परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं? तो ऐसी स्थितियां जो वास्तविक रूप से परिभाषित की गई हैं वे हमें उसी रूप में दिखाई देती हैं। तो W.I. थॉमसन या D. थॉमसन विधियां हैं। अगला है, चरों के मध्य एक संबंध में असत्यापित कथन को क्या कहते हैं? तो ये समझिए उपकल्पना का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो निदर्शन, प्रकल्पना, शोध प्रविधि, सर्वेक्षण। तो प्रकल्पना। अगला है, द लिमिट्स टू ग्रोथ द्वारा प्रकाशित की गई, किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, थॉमस माल्थस 1998, क्लब ऑफ रोम 1972, यूनाइटेड नेशन 1972। तो क्लब ऑफ रोम है, द लिमिट्स टू ग्रोथ जो है क्लब ऑफ रोम 1972 के द्वारा प्रकाशित की गई है।
अगला है, तो निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलन के मामलों की जांच की और अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी 1997 में जो है की थी कि असमान मुद्दे और उद्देश्य, जिसमें असमान मुद्दे और उद्देश्य थे। तो अल्बर्टो मैलिउसी, हर्बर्ट ब्लूमर, मैनुअल कैसल या क्रेग काल्हन। तो द इंफॉर्मेशन सिटी करके इनकी पुस्तक है, या तो मैनुअल कैसल जो है असमान मुद्दे की चर्चा करते हैं। इनके कार्य है द पावर ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का शक्ति, तो मैनुअल कैसल है। अगला है, अपराध सभी स्वस्थ समाजों का अभिन्न अंग है। मैक्स वेबर, दुर्खीम, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो। तो दुर्खीम ही है जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। इन्होंने कहा कि अपराध कुछ हद तक सभी समाजों का अभिन्न अंग होता है और लाभदायक भी होता है, क्योंकि उससे कानून या नियम जो है उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जब अपराध बढ़ जाता है तो उसको उन्होंने समाज के लिए व्याधि की माना है। तो यहाँ जो अगला प्रश्न है कि समूहों को एक युग्म, द्वियुग्म, त्रियुग्म वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये बात करते हैं जी जॉर्ज सीमेल हैं, जिन्होंने मोनायड, डायड और ट्रायड की बात की है। मतलब आकार के आधार पे वर्गीकरण इन्होंने किया। किसके आधार पे? आकार के आधार पे। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ए। अगला है, किसने तर्क दिया है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं, जिसका उदय औद्योगिक क्रांति में निहित है? एडरसन, गस मार्टिन, अर्नेस्ट गेलनर, मार्टिन शाह। तो राइट आंसर है अर्नेस्ट गेलनर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था को सूचिता के आधार पर विश्लेषित किया है? तो सूचिता एवं पवित्रता एवं प्रदूषण की बात करते हैं लुइस ड्यूमोंट। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मैक्सिको, भारत और मैक्सिको के कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ऑस्कर लेविस। अगर केवल मैक्सिको कृषक जनजाति की बात होती या कृषक संस्कृति का अध्ययन, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने सर्वप्रथम मैक्सिको कृषकों का जो है अध्ययन किया है। लेकिन भारत और मैक्सिको की बात करते तो ऑस्कर लेविस है। अगला प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप पर केंद्रित करता है सामूहिक चेतना, प्रकार्यात्मक सामंजस्य, सामाजिक स्थायित्व या वर्ग संघर्ष। तो जो है संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष पर केंद्रित करेगा। अगला है, द पीपुल्स चॉइस नामक पुस्तक, जिसको पॉल एफ लेजरफील्ड एवं अन्यों के द्वारा जो है इसकी बात कही की है कि किस अनुसंधान का उदाहरण है? तो लेजरफील्ड मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? सर्वेक्षण से। तो इन्होंने सर्वेक्षण अनुसंधान की बात की है। अगला है, द्विव्यवस्था में नारीवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का समन्वय है? मार्क्सवाद, शास्त्रीय स्त्रीवादी सिद्धांत या उदारवादी उग्र स्त्रीवादी सिद्धांत, उदारवादी मार्क्सवादी स्त्रीवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी उग्र उदारवादी स्त्रीवादी सिद्धांत। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि मार्क्सवादी उग्रवादी स्त्रीवादी सिद्धांत से जो है डुअल सिस्टम ऑफ फेमिनिस्ट थियरी ए सिंथेटिक, मतलब जो द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत है वो मार्क्सवादी उग्रवादी स्त्रीवाद से जो है जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि आधुनिकता
एक जोखिम संस्कृति है। रिस्क कल्चर। तो रिस्क कल्चर की बात करते हैं। अगर रिस्क सोसाइटी होता तो भाई उन्होंने किया है रिस्क सोसाइटी उलरिच बेक में, लेकिन यहाँ रिस्क कल्चर की बात है। हैबरमास, देरिडा, मैनुअल कैसेल या एंथनी गिडिंग्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स। अगला है, जाति की परिभाषा में सी बोगले ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया है? प्रतिकर्षण, वंशानुगत विशेषता, पदानुक्रम या शोषण। तो बोगल जो है रिपल्सन, इसमें देखिए दो राइट आंसर हो सकते हैं, या तो शोषण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ हम राइट आंसर शोषण को मान के चलते हैं कि जाति व्यवस्था में जो है शोषण नहीं था, इन्होंने दिया है। अगला है, एम ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया है? तो इन्होंने कहा सामाजिक स्तरीकरण जो है सामाजिक या प्राचीन में पाई जाती है, सभी या हर समाज में व्यापक है, ये भी मिलता है। अनुरूप मतलब हर जगह समान है, तो ऐसा नहीं होता है। दूरगामी परिणाम या फार रीचेस्ट कॉन्सिक्वेंस मतलब दूरस्थ तक इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, तो ये भी इन्होंने बताए हैं। खास करके ट्यूमिन को आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की मुख्य बात करते हैं डेविस, मुरे, पार्सन्स, मर्टन, ये सब है, लेकिन इन सब की आलोचना की करी है इन्होंने कहा कि प्रकार पॉजिटिव नहीं होता है, उसके कुछ दुष्प्रकार्यात्मक या नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं सामाजिक स्तरीकरण के, और हर जगह अनुरूप या एक समान नहीं हुआ, कहीं आगे हुआ कहीं पीछे हुआ। तो यहाँ राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला है, पुस्तक न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1976, क्रैग क्लाइलहुन, एंथनी गिडिंग्स, एमाइल दुर्खीम, जेवी थॉम्सन। तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड जिसकी है एमाइल दुर्खीम की, लेकिन न्यू रूल्स की बात आ जाए, जहाँ न्यू रूल्स की बात हो तो वहाँ एंथनी गिडिंग्स की। अगला है, कौन सा संबंध गुणांक से जुड़े हैं? तो सहसंबंध गुणांक की बात करते हैं कार्ल पियर्सन। तो अगला है लुईस बर्थ। लुईस बर्थ ने निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की नहीं है लुईस बर्थ के अनुसार? तो धार्मिकता, नगरवाद में धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है, धार्मिकता नहीं। अपरिचय तो सही है, क्षणभंगुर सतहीपन देखने को मिलता है, लेकिन धार्मिकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? धार्मिकता। अगला है, अपराध के चिन्हीकरण का सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य कौन है? लेबलिंग थियरी, एल्बर्ट कोहेन, आर के मर्टन, लुब्रोसो या हावर्ड बेकर। तो लेबलिंग थियरी हावर्ड बेकर से जुड़े हैं, गॉफमैन जुड़े हैं और बेकर जुड़े हैं लेबलिंग थियरी से। अल्बर्ट कोहन की अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत है। आर के मर्टन डेविएंस या एनोमी की बात करते हैं। लम्ब्रोसो बायोलॉजिकल या जैविक सिद्धांत की बात करते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं, एल लम्ब्रोसो का कथन है। अगला है कि किसके अनुसार धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है? तो जहाँ धर्म की आलोचना हो वहाँ इमाइल दुर्खीम, स्टीव बुक्स, पीटर बर्गर या कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने कहा कि धर्म जो है हृदयहीन दुनिया का हृदय है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं। धर्म को शोषणकारी माना है, इन्होंने कहा पूंजीवादियों की सुरक्षा करता है धर्म। किसकी? पूंजीवादियों को। तो धर्म की इन्होंने आलोचना की। इनका एक और स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि धर्म सर्वहारा वर्ग के लिए एक अफीम की तरह है, गांजे की तरह है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है, कार्ल मार्क्स। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने लोक नगरी सातत्य या फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की बात की है? दुबे जी हैं, देसाई हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड हैं या डी सैंडर्स? या ग्राम नगर सातत्य होता तो भी रॉबर्ट रेडफील्ड होते हैं। कौन? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो में 1-2 क्वेश्चन जो है आंसर उसका चेंज हो सकता है, मान लीजिए 2 से 4 क्वेश्चन तक। बाकी सारे आंसर जो है यहाँ पे सही बताए गए हैं। वो आयोग के ऊपर डिपेंड है किसको मानता है। कई बार आयोग पहले, वो तो बनाने वाले के मस्तिष्क के ऊपर है कि उसने कैसे बनाया है। तो इसमें से लगभग आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे तो लगभग आपको 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे बार बार कराए जा चुके हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे अन्य वीडियो या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।